नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए छोटे छोटे प्रश्नों की एक पूरी सीरीज़ लेकर के चल रहा हूं, जिसे मैंने नाम दिया है छोटो प्रश्नों की श्रृंखला। और आपकी 5वीं श्रृंखला है छोटो प्रश्नों श्रृंखला के अंतर्गत। यहां पर मैं आपके लिए 10 प्रश्नों की पूरी सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन की। और प्रत्येक क्वेश्चन से जोड़ करके मैं तकरीबन 2 से 3 प्रश्न आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से मिल करके ये प्रश्न देखने में 10, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 30 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। और ये सभी प्रश्न आने वाले उत्तर प्रदेश का जो लेखपाल है, जो यूपीएसआई है या रेलवे जो ग्रुप डी है, इसके एग्ज़ाम के लिए या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी प्रश्न आप इसको समझिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरी वीडियो को फॉलो करिएगा और पूरी सीरीज़ को भी फॉलो करिए, जिससे आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक बटन के माध्यम से बताइएगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो दी जाए, किस प्रकार की वीडियो और आप अपेक्षा करते हैं, तो इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक प्रश्न को हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। उसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है जो ट्रिक है वो है गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये ट्रिक है। इस गुलाब खिले के अंतर्गत हम देखेंगे जो गुलाब से यानी हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सूंघ से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोधी वंश। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो खिले हैं, इस खिले के अंतर्गत हम देखेंगे खिलजी वंश, तो खिले से हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में। और ये जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा एवं ससुर था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह इस अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा एवं ससुर था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इस सेना का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं बात आ रहा था जो जलालुद्दीन खिलजी है वो इसका अलाउद्दीन खिलजी का चाचा एवं ससुर था। और इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या बुला करके धोखे से हत्या करी थी इस अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1296 ईस्वी में इसकी हत्या करके ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ किसने किया? तो इस प्रथा का आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हुलिया लिखने के अंतर्गत हम क्या देखते हैं और घोड़ा दागना क्या है? तो हुलिया लिखने के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो चूंकि सैनिक जो युद्ध के समय अपने स्थान पर किसी और को भेज देते थे, या इसे एक खेमे से छोड़ करके दूसरे खेमे यानी जो शत्रु से जाकर के मिल जाते थे, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखने को और घोड़े दागने को प्रारंभ किया था। हुलिया लिखने के अंतर्गत जो सैनिक है उसका रंग रूप, बाल का कलर, आंखों का कलर, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बारे में पूरा ब्यौरा देते थे। और घोड़े को दागने के अंतर्गत क्या होता था कि एक मोहर के द्वारा शरीर पर, जो घोड़ा था उसके शरीर पर किसी एक जगह पर उसको दाग दिया जाता था। तो ये हो गया हुलिया लिखना और घोड़ा दागना। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हुलिया लिखा जाता था, तो हुलिया लिखने का जो कार्य था, इस कार्य को करने वाला जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे दीवान ए आरिज। उसे बोलते थे दीवान ए आरिज। तो हुलिया लिखने का जो अधिकारी रहता था उसे बोलते थे दीवान ए आरिज। और इस प्रथा का प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन द्वारा प्रारंभ की गई बाजार नियंत्रण व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से किसे हुआ? तो मुख्य रूप से जो लाभ था ये हुआ था दिल्ली के नागरिकों को और विशेष रूप से सैनिकों को हुआ था। अब जो अलाउद्दीन खिलजी का ने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था की थी उसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया था, जिसका नाम था दीवान ए रियासत। इस विभाग का नाम था दीवान ए रियासत। और ये दीवान ए रियासत क्या करता था? बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था थी उसको कार्यान्वित करता था। और इस दीवान ए रियासत का जो मुखिया हुआ करता था, इस दीवान ए रियासत का मुखिया होता था सदर
ए रियासत, सदर ए रियासत होता था इस दीवान ए रियासत का हेड या मुखिया या प्रधान। और इस पूरी व्यवस्था को जो संचालित करने के लिए जो कुछ जो सदस्य रखे गए थे जिसे बोलते थे शहना, जिसे बोलते थे शहना। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि दीवान ए रियासत जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था था उसके अंतर्गत एक विभाग था, सदर ए रियासत उस विभाग का प्रधान और शहना उस विभाग के सदस्य जो कार्य को या जो योजनाएं थी उसको जन जन तक ले जाते थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के नागरिकों एवं सैनिकों को इस बाजार व्यवस्था जो नियंत्रण व्यवस्था थी उसका मुख्य रूप से लाभ होता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसने सर्वप्रथम उलेमा एवं खलीफा के प्रभुत्व से स्वयं को मुक्त रखा था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा की हत्या कर देता और गद्दी पर बैठ जाता है, तो चूंकि जलालुद्दीन खिलजी जो भी उलेमा थे और जो भी खलीफा थे उनको प्रभुत्व को मानता था, उनकी बातों के हिसाब से पूरे प्रशासन को धार्मिक तरीके से चलाता था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने प्रशासन को धार्मिक तौर पर न चलाने के स्थान पर इसने राजनीतिक जो विषय है उसको लिया था और पूरे प्रशासन को राजनीतिक तौर पर चलाया था और इन उलेमा और खलीफाओं से इसने दूरी बनाकर रखी थी। तो इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन बीच में इसने क्या किया था कि एक नए धर्म को स्थापित करने की इसने एक योजना बनाई। बाद में इसने नए धर्म को बनाने के विचार को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य था जिसने अलाउद्दीन की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया था? तो उसका नाम था, जो राज था वो था राज्य पांड्य। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांड्य राज ने अलाउद्दीन की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उसको पार करके साउथ की तरफ गया और इसने यहाँ पर आक्रमण किए, उसी के अंतर्गत चौथा राज्य था जो था पांड्य। साउथ में जाने के बाद एक चौथा राज था जिसका नाम था पांड्य और इस पांड्य राज में आपसी सत्ता के लिए गृह युद्ध चल रहा था और इसने क्या किया था कि इस अलाउद्दीन की जो प्रभुता उसको स्वीकार नहीं किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब ये तुगलक वंश के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक था। तो चूंकि अगर बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने इस तुगलक वंश की स्थापना की थी। और ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था। जो मोहम्मद बिन तुगलक उसका चचेरा भाई था ये फिरोज शाह तुगलक। और 1351 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। और ये इससे अगर जुड़े एक फैक्ट को अगर और देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि फिरोज शाह तुगलक सबसे पहला मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और जजिया कर क्या होता है? तो एक धार्मिक कर होता था जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, यानी ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था इसके शासन में आने के बाद पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तैमूर लंग ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शासक था ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद शाह जो दिल्ली का अंतिम शासक था, इसके शासन काल में दिल्ली पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का मतलब लंगड़ा, तैमूर लंग ने इसमें आक्रमण किया था और अपार धन यहाँ से लूट करके वो ले गया था भारत से। और जो नासिरुद्दीन वो क्या था? एक कमज़ोर शासक था। तो जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो तुगलक वंश का अंत हो गया था। तुगलक वंश का अंत हो गया था। इस महमूद जो तुगलक है इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय में सल्तनत की सीमाएं सर्वाधिक विस्तृत थीं? तो जो आपका ये जो था क्या नाम इसका, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर मोहम्मद बिन होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो MBT में बता रहा था, MBT जो कि फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, इसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक बैठा था और इसके यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो सल्तनत की सीमाएं थे वो सर्वाधिक विस्तृत हुई थी। और यह जो जिस समय यह शासक था
तो इसके शासन के समय में ही दक्षिण में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। इससे जुड़े एक फैक्ट को अगर हम और देख लेते तो ये प्रश्न बनता है कि जो इब्न बतूता था वो कौन था। तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था और यह अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसके राज्य में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे शहर का काजी नियुक्त कर दिया था। किसे? इस इब्न बतूता को, जो कि एक अफ्रीकी यात्री हुआ करता था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाती है और इसी की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सिंचाई पर सर्वाधिक ध्यान दिया था। तो सिंचाई पर सर्वाधिक ध्यान दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें बनवाई थी जो कि सिंचाई में अत्यंत उपयुक्त हुई थी और 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। तकरीबन 1300 फलों के बाग लगवाए थे और 200 नए नगरों की स्थापना की थी इसी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान था जो अलाउद्दीन के विजय अभियानों में से उसके साथ रहा था। तो ये था आपका अमीर खुसरो। यह जो विद्वान था, ये अलाउद्दीन के जो विजय अभियान थे उसमें हमेशा इसके साथ था। अमीर खुसरो इसका नाम था। तो आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न आपको समझ में आए हैं तो कमेंट के माध्यम से और लाइक बटन के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की छोटू 6 श्रृंखला के अंतर्गत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।